आज हम पढ़ने वाले हैं गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में, जिसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसका एक नाम और है, रक्तहीन क्रांति। 1688 की यह धार्मिक राजनीतिक जो क्रांति थी उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कारण, प्रभाव, परिणाम, ये सब, और जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो सब। पर इससे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं। जो गौरवपूर्ण क्रांति थी इसको रक्तहीन क्रांति इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें ना इंग्लैंड का राजा भी बदला, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था भी बदली, पर खून का एक कतरा भी कहीं नहीं गिरा था। इस वजह से इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति को 1688 की क्रांति या फिर अंग्रेजी उत्तराधिकार के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और यह क्रांति इंग्लैंड में 1688 में हुई थी। इंग्लैंड के जो शासक थे जेम्स सेकंड, उन्होंने ना संसदीय संप्रभुता को चुनौती दी थी और निरंकुश शासन किया था। और इससे क्या है, उनकी जो जनता है वो विरोध में आ गई थी। और इनकी जो वाइफ थी शासक की, वो एनी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अत्याचार किए और जो बहुत ज़्यादा निरंकुश शासन करने की कोशिश की। और इन्होंने जो है इंग्लैंड के जो धर्म है उसको भी आहत पहुंचाई थी। और जिससे जो है सारी स्थितियां इनके विपरीत हो गई थी, इसलिए यह क्रांति हुई थी। ठीक है। और इस क्रांति का जो परिणाम रहा था वो ये रहा था कि जो मैरी है और जो उनके हस्बैंड है उनको यहाँ का राजा और रानी बना दिया गया था। ठीक है। और इसके बारे में एक बात और यह है कि यहाँ पर इसका परिणाम यह निकला कि यहाँ पर जो स्वच्छंद राजतंत्र चला हुआ था इंग्लैंड में, वो पूर्णतः समाप्त हो गया और संसदीय शासन पद्धति की स्थापना हो गई, जिससे जो है जनसाधारण के अधिकार सुरक्षित हुए और उनका आर्थिक विकास भी हुआ। और साथ ही वो राजनीतिक और धार्मिक जो अत्याचार उन पर हो रहे थे उनसे भी उन सबको मुक्ति मिल गई और अब भय का माहौल बिल्कुल समाप्त हो गया। तो ये सब हमने जाना था गौरवशाली क्रांति के बारे में। इसके अलावा जो यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, जैसे कि ये जेम्स सेकंड हैं, इन्होंने क्या किया था, जैसे ये शासक बने ना, कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे और इनकी वाइफ भी, एनी हाइड भी, जिस वजह से भी यह जो है क्रांति हुई थी। इसलिए इस क्रांति को कहा जाता है धार्मिक राजनीतिक क्रांति, क्योंकि धार्मिक और राजनीतिक कारण यहाँ पर मेन रहे थे। ठीक है। और इसके बाद जो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो ये है, यहाँ एक कारण ये भी रहा था, जो लुई 14 है उसके धर्म को इन्होंने आधार बनाकर यहाँ पर इंग्लैंड में अपने धर्म को प्रचार करने की कोशिश की थी और अपने शासन को और मजबूत करने की कोशिश की थी और जनता में भय लाने की कोशिश की थी। और इन्हीं सब कारणों से यह क्रांति हुई और इस क्रांति का परिणाम यह निकला कि उनका जो शासन है वो ख़त्म कर दिया और एक नए युग की शुरुआत हुई। इसलिए इस क्रांति को गौरवशाली क्रांति कहते हैं कि क्योंकि रक्त का एक कतरा भी नहीं बहा, कोई खून की एक बूंद भी नहीं बही और इतने परिवर्तन भी हो गए इंग्लैंड में। अब जो है हम इसके कारण पढ़ते हैं। जो यह युद्ध हुआ, क्रांति हुई, सॉरी क्रांति थी यह एक, जो है क्रांति हुई, इसके जो राजनीतिक कारण है वो पढ़ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो आप समझ ही गए होंगे इंट्रोडक्शन से, और आप खुद अब कर भी सकते हैं शायद इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट, क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन अगर ध्यान से सुना है, आपको समझ में आया है, तो आप बता सकते हैं। जैसे कि देखिए, मेन कारण क्या रहा कि जो जेम्स द्वितीय था वो निरंकुश हो गया था। उसने जो है धर्म का जो अपने प्रचार प्रसार किया और दूसरे धर्म को जो कुचला, इस वजह से हुआ। और जो उनकी वाइफ थी उन्होंने बहुत ज़्यादा निरंकुशतावाद फैलाया, निरंकुश हो गई थी वो, अपने आप को स्वेच्छाचारी मतलब शासन कर रहे थे वो। इसके अलावा उन्होंने धन बहुत खर्च किया। तो ये कारण तो अब आपको इंट्रोडक्शन से ही पता लग गए। इनको हम अगर थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं तो आप समझ जाएंगे। तो देखिए, जो जेम्स सेकंड था, सबसे पहला पॉइंट यही बनता है, जेम्स सेकंड निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक था। उसने क्या सोचा कि अपनी सेना में वृद्धि करूं, और उसकी सेना में जो उसने वृद्धि की उसका एक कारण यह था कि वह चाहता था कि वह जनता पर अपना रौब बनाए रखे, उस जनता भयभीत रहेगी, ये सब। और इसके साथ ही जब वह निरंकुश शासन करेगा तो जनता कुछ नहीं कर पाएगी, और इसी वजह के कारण उसने जो है अपनी सेना को समृद्ध किया था। इसके अलावा अनदर जो कारण है, सेकंड जो कारण है, आप ये कह सकते हैं कि सिंहासन के लिए जो विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था, वो जो चार्ल्स सेकंड थे उनके एक अवैध बेटे थे, पुत्र, जिनका नाम था मनमथ। उसने भी जेम्स के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था कि, और उसने यह घोषित कर दिया था कि वह चार्ल्स द्वितीय का उत्तराधिकारी है। और इस वजह से इनके बीच युद्ध हुआ। युद्ध का परिणाम ये निकला कि मनमथ परास्त हुआ और उसे बंदी बनाया गया, उसके साथियों को भी बंदी बनाया गया। और जहाँ पर उन्हें बंदी बनाकर मृत्यु दंड दिया गया, उस न्यायालय को खूनी न्यायालय कहा गया। और जो थर्ड कारण था
वो ये था कि जो जेम्स द्वितीय थे वो फ्रांस के कैथोलिक राजा लुई चतुर्दश से आर्थिक और सैनिक सहायता प्राप्त कर इंग्लैंड में अपना निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन स्थापित करना चाहता था और लुई चौदहवें के धन और सैनिक सहायता के आधार पर राज करना चाहता था। लुई कैथोलिक था और फ्रांस में प्रोटेस्टेंटों पर अत्याचार कर रहा था। इससे ये जो प्रोटेस्टेंट थे वो इंग्लैंड में आकर शरण ले रहे थे और इसका परिणाम ये हुआ कि इंग्लैंड में भी असंतोष फैल गया। ऐसी देश में इंग्लैंड वासी और संसद सदस्य नहीं चाहते थे कि जो जेम्स और लुई हैं उनमें मित्रता रहे और उसे सहायता प्रदान करे, और वे जेम्स के विरोधी हो गए। तो ठीक है, जो ये 3 कारण थे, राजनीतिक कारण थे। सबसे पहले वह निरंकुश था, अपनी सेना का इसलिए प्रबल कर रहा था कि जनता को आतंकित कर सके। तो जनता, जायज़ सी बात है, जनता तो विद्रोह करेगी ही, विरोध में आएगी। और फिर उसके बाद जो उसने इतना ज़्यादा क्रूरता दिखाई थी, जब उसने जो मनमथ है उसके विरुद्ध विद्रोह, मतलब इनके बीच में विद्रोह हुआ था, तो मनमथ हार गया था। और इतना ही नहीं हुआ था, उसने 300 व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया था। ये तब हुआ था जब स्कॉटलैंड में अर्ल ऑफ अर्गिल थे, उसने विद्रोह किया था। पहले मनमथ ने किया, उनके दोस्तों को और उसको जो है मृत्युदंड दिया। फिर उस जहाँ मृत्युदंड दिया उसे खूनी न्यायालय कहा गया। उसके बाद अर्ल ऑफ अर्गिल ने भी विद्रोह किया था, तो वहाँ पर भी इसने अपनी क्रूरता प्रदर्शित की। और यहाँ तो इसने इतना ज़्यादा रक्तपात किया था, मतलब इतना ज़्यादा वो किया था कि जनता का तो रुष्ट होना इससे बनता ही था। उसने महिला और बच्चों को भी क्षमा नहीं किया था और 300 व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया था और 800 को तो दास बनाकर बाहर द्वीप पर भेज दिया था। ये सब कारण थे। इसके अलावा इसने धर्म की वजह से भी अपने जो है अपने विरुद्ध किया था, जनता को, प्रीस्ट्स को, इनको अपने विरोध किया था। तो ये राजनीतिक कारण थे। और जो ये लड़ाइयाँ हुई थी, ये युद्ध हुई थी, ये पहले हुई थी और इन वजह से जनता रोष में आई थी। ये नहीं है कि ये गौरवपूर्ण क्रांति के दौरान हुई, ऐसा नहीं है, ये पहले हुई थी जिस वजह से रोष फैला और गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। ठीक है, धार्मिक कारणों की भी हम बात कर चुके हैं। एक पॉइंट उसको, जो ये धार्मिक कारण था वो ये था कि मतलब जो ये कैथोलिक्स हैं उनकी तो ये अनुयायी थे, उनका ये प्रचार प्रसार कर रहे थे, इनकी वाइफ भी ऐसा ही कर रही थी। बट जो इंग्लैंड है उसकी मोस्टली जो जनसंख्या थी, जनता थी, वो एंग्लिकन थी। ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ कि वो सारी जो मतलब कैथोलिक्स को जब सारी सुविधाएं देगा तो एंग्लिकन जो इतने ज़्यादा हैं जनसंख्या में, उन पर तो प्रभाव पड़ना था ही और इससे उनको बहुत बुरा लगा और वो इनके विरोधी भी हो गए। और इसके साथ साथ प्यूरिटन के साथ साथ प्रोटेस्टेंट भी इनके विरोधी हो गए थे। यह एक कारण रहा। इसके अलावा जो ये थे, इन्होंने ना जितने भी उच्च पद थे ना वहाँ पर भी ना सारे कैथोलिक्स नियुक्त कर लिए थे। ठीक है, और इसके अलावा जो विश्वविद्यालय थे वहाँ भी इन्होंने ना हर जगह तो कैथोलिक्स ही अपने अधिकारी बना लिए थे, नियुक्त कर लिए थे। और इससे जो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय था वो जेम्स के विरुद्ध हो गए थे। और इसके अलावा जो जेम्स सेकंड ने है 1687 और 1688 2 बार कैथोलिक देश बनाना चाहा इंग्लैंड को और धार्मिक अनुग्रह की घोषणा की इन 2 सालों में। और इससे क्या हुआ कि ना ये संसद में भी भारी असंतोष हो गया था और जो सांसद है वे भी इसके बहुत ज़्यादा घोर विरोधी हो गए थे। और जेम्स ने तो यह आदेश दिया था कि प्रत्येक रविवार को उसकी द्वितीय धार्मिक घोषणा पादरियों द्वारा कलीसिया में प्रार्थना के अवसर पर पढ़ी जाए। पर इसका परिणाम यह हुआ कि जो पादरी थे ना तो वे अपने धर्म के विरुद्ध जा सकते थे और ना वे राजा की उल्लंघन कर सकते थे। तो इस पर उन्होंने क्या किया, कैंटरबरी के आर्च बिशप सैनक्राफ्ट ने अपने 6 साथियों समेत जेम्स को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें जेम्स से निवेदन किया कि वह अपनी इस आज्ञा को निरस्त कर दे और पुराने नियमों को भंग करने की नीति को त्याग दे। इससे क्या हुआ कि जेम्स है ना उसको गुस्सा आ गया और उसने पादरियों को बंदी बना लिया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला दिया। अब जो ये सेना थी इसने पादरियों की मुक्ति पर हर्ष और जेम्स के प्रति विरोध व्यक्त किया। तो यहाँ पर 1686 में जेम्स ने गिरजाघरों पर राजकीय श्रेष्ठता पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए कोर्ट ऑफ हाई कमीशन को पुनः स्थापित कर लिया। इसमें कैथोलिक धर्म की अवहेलना करने वालों पर मुकदमा चलाया और उनको दंडित किया जाता था। अब जेम्स ने कैथोलिक धर्म के अधिक प्रचार और प्रसार के लिए लंदन में एक कैथोलिक कलीसिया स्थापित किया। जेम्स ने धार्मिक न्यायालयों की स्थापना करके कानूनों को भंग किया, गिरजाघरों, विद्यालयों सब पर आक्रमण कर पादरियों और टोरियों को रुष्ट किया। जेम्स के इन अनुचित और अवैध कार्यों से देश में विरोध और क्रांति की भावनाएं फैल गई।
तो देखिए, मेन क्या कारण थे, राजनीतिक थे, धार्मिक थे, इसलिए इसे 1688 की राजनीतिक और धार्मिक क्रांति कहा जाता है। राजनीतिक हम पढ़ चुके हैं, अब हम धार्मिक की बातें कर रहे थे। तो धार्मिक में हमारे ये पॉइंट्स बने हैं। एक तो ये कि इसने कैथोलिक मत का अनुयायी होने के कारण कैथोलिक को ही सपोर्ट किया, और जो एंग्लिकन थे और जो प्रोटेस्ट थे वो इसके विरोधी हो गए। ठीक है, तो क्या पॉइंट बना, प्यूरिटन और प्रोटेस्टेंट इसके विरोधी हो गए, क्योंकि इसने सिर्फ कैथोलिक्स को सुविधाएं प्रदान की। इसके अलावा इसने जो है प्रिस्ट मतलब पादरियों के साथ भी बहुत अन्याय किया, इस वजह से हुआ। इसके अलावा इसने जो है इससे सांसद तक भी रुष्ट हो गए थे। और इसके अलावा जो पॉइंट बनता है वो ये भी बनता है, मैंने आपको एक ये स्टोरी सुनाई थी कि इसने जो 6 सैनक्राफ्ट और उसके जो 6 पादरी थे, जो 6 साथी पादरी थे, उनको भी उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। इसके अलावा इसने जो जेम्स ने न्यायालयों की स्थापना करके, धार्मिक न्यायालयों की स्थापना करके कानूनों को भंग किया था और पादरियों टोरियों को रुष्ट किया था। ये सब यहाँ के कारण रहे हैं। तो यहाँ पर ना आपके 7 से 8 पॉइंट आराम से बन जाते हैं। पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं दोबारा अगर आपको समझ नहीं आया तो। पहला पॉइंट है कि जो जेम्स सेकंड है वो निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक। ठीक है। दूसरा था कि जो उसकी पत्नी एन है उसका बहुत ज़्यादा खर्चा किया। थर्ड ये है कि जो पुत्र मनमथ था, चार्ल्स सेकंड का जो पुत्र मनमथ था उसका विद्रोह, और अर्ल ऑफ अर्गिल का विद्रोह, और इसके साथ ही जो है कैथोलिक धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार। इसके अलावा लुई 14वें के साथ इनकी मित्रता। और अगर धार्मिक कारणों में देखें तो धार्मिक कारणों में था एंग्लिकन मत का इसने ज़्यादा साथ दिया, और प्यूरिटन और प्रोटेस्टेंट का इसने विरोध किया था। तो इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट आप बना सकते हैं कि प्यूरिटन और प्रोटेस्टेंट इसके विरोधी हो गए थे। और पादरियों के साथ अन्याय इसने किया ये, और हर जगह पर कैथोलिक्स को नियुक्त किया, ये भी पॉइंट बनता है। और इसके बाद ये हुआ कि इससे जनता रुष्ट हो गई और इस क्रांति और विरोध की भावनाएं सारे इंग्लैंड में फैल गई थी। और इसके अलावा जो इस क्रांति की जो प्रमुख घटनाएं थे उसके बारे में हम बात करते हैं। 1689 में संसद की बैठक हुई और बिल ऑफ राइट्स पारित किया, और इसमें कुछ शर्तें रखी गई जिन्हें स्वीकार कर लिया गया। और उसके बाद विलियम और मैरी को 1689 में इंग्लैंड के राज सिंहासन पर आसीन किया गया। विलियम और मैरी संयुक्त शासक स्वीकार किए गए। यह इस क्रांति के बाद जो है मेन घटना हुई थी 1689 में। क्रांति हुई 88 में, और 89 में मैरी और उसके पति विलियम को शासक बना दिया गया था। ठीक है। और इसके परिणाम की बात करें तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो इंग्लैंड है उसमें राजा और संसद के बीच जो लंबे काल से संघर्षार था वो अंत हुआ। तो पॉइंट बन गया, संघर्ष का अंत हुआ। और ये संघर्ष का अंत जो हुआ था इसमें संसद की विजय हुई थी। और जो संसद है वो वास्तव में इंग्लैंड में मतलब उसकी चलने लगी थी। और क्रांति के समय संसद ने एक बिल पारित किया था, ये भी आप पॉइंट बना सकते हैं कि बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया। और जो बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया था उस पर विलियम मैरी की स्वीकृति ले ली, और संसद की संप्रभुता स्वीकार कर ली गई, और राजा की निरोक राजसत्ता समाप्त कर दी गई। और इस क्रांति ने राजा के जो दैवीय अधिकारी हैं उसको अमान्य कर दिया। संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को निरस्त करने का संप्रभु का अधिकार समाप्त हो गया, और राजा संसद की स्वीकृति के बिना कोई कर नहीं लगा सकता, ये भी इस बिल में पारित कर दिया गया था। और इसका ये हुआ, इस क्रांति का जो परिणाम एक ये भी निकला कि जो नागरिक स्वतंत्रता थी उनकी रक्षा हुई। कानून बनाना, कर लगाना और जो भी अन्य अधिकार थे वो संसद के अधिकारों में ला दिए गए। और ये कहा गया कि क्रांति से पूर्व राजा सर्वोपरि था। ठीक है। बट बाद में क्या हुआ, संसद हो गई। ठीक है। अब जो राजा स्वेच्छाचारी होते थे उनका वो भी समाप्त हो गया। संसदीय शासन प्रणाली का शासन आरंभ हुआ, और बिल ऑफ राइट्स ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई कैथोलिक राजा या वह व्यक्ति जिसका विवाह कैथोलिक से हुआ है इंग्लैंड के राज सिंहासन पर वह आसीन नहीं हो सकेगा। इस प्रकार जो इंग्लैंड है हमेशा के लिए कैथोलिक खतरे से मुक्त हो गया। और यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि जो इंग्लैंड का धर्म है वो एंग्लिकन धर्म है, और चर्च पर से राजा के अधिकारों का अंत कर दिया गया। और इसके साथ ही इंग्लैंड में धार्मिक सहिष्णुता का भी वातावरण निर्मित हुआ। इस इंग्लैंड की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई इसके बाद, और उसके औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार हुआ। इंग्लैंड की इस शानदार क्रांति का प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर पड़ा। अब तक यूरोप में निरंकुश स्वेच्छाचारी राजसत्ता ही आदर्श राजसत्ता मानी जाती थी, पर इस क्रांति के प्रभाव और परिणाम स्वरूप यूरोप में भी वैज्ञानिक
राजतंत्र और लोकतंत्र शासन प्रणाली के लिए आंदोलन प्रारंभ हुए। तो हमने गौरवशाली क्रांति का यह टॉपिक कंप्लीट किया और आज हमने इसमें क्या क्या पढ़ा एक बार हमें इसे स्पीडली देख लेते हैं, समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि गौरवशाली क्रांति यानी रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी एक भी खून की बूंद नहीं बही थी और इसको गौरवपूर्ण क्रांति जो ये है धार्मिक राजनीतिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें हुआ क्या था कि जो जेम्स सेकंड है और उनकी वाइफ एन है वो बहुत निरंकुश हो गए थे और वो जनता को आतंकित कर रहे थे, सेना में भी वृद्धि की, इसलिए यह युद्ध क्रांति जो है वो हुई थी। और इस क्रांति में क्या हुआ था कि जो जेम्स सेकंड है इसके कारण की बात कर रहे हैं, जो जेम्स सेकंड है वो निरंकुश हो गए थे, उनकी वाइफ जो है बहुत खर्च कर रही थी और वे स्वेच्छाचारी हो गए थे। इसके अलावा उन्होंने धर्म जो है इंग्लैंड के उस पर भी प्रहार किया, इसके साथ ही उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में किया और उन्होंने पादरियों को है जो उनको भी रुष्ट किया और जो इसके अलावा संसद की भी अवहेलना की। और इसके बाद परिणाम स्वरूप हुआ ये, और धार्मिक परिवर्तन यही थे, धार्मिक कारण यही थे कि उन्होंने धर्म को जब आहत किया तो जनता है वो रुष्ट हो गई। और इसके जो परिणाम है वो ये निकले कि जो मैरी है और विलियम है उसको इंग्लैंड का राजा और रानी बना दिया गया था। और इसके अलावा जो इसका परिणाम ये भी रहे कि इसके बाद संसदीय शासन प्रणाली आई, बिल ऑफ राइट्स पारित हुआ और जिसके अंतर्गत यह कह दिया गया कि कभी भी कोई भी कैथोलिक इंग्लैंड का शासक नहीं बन सकेगा और इंग्लैंड का धर्म भी घोषित कर दिया गया प्यूरिटन। और इसके अलावा जो है इसके बाद यह भी संसदीय शासन प्रणाली आ गई और इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि यूरोप में अन्य जगहों पर भी विद्रोह हुए अपनी स्वतंत्रता को लेकर। ठीक है, तो ये सब हमने इसके बारे में जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।